बच्चों, वेलकम यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर। आज हम आप लोग के लिए विज्ञान साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम सेट 1, 2 और 3 आप लोग के बीच करा चुके हैं। आज सेट 4 लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, बिहार बोर्ड 2023 के लिए। तो चलिए आज का हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आप YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न आपका कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। तो आपको बता दें कि ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो बच्चों आप लोग को हम बताए थे कि दर्पण की जो फोकस दूरी f होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और हम बता दें आपको कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है बच्चों। तो यहाँ पे जो आपका जो प्रश्न कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच को संबंध को बताना है। तो दर्पण की जो फोकस दूरी f है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2। तो यहाँ पे जो है आप बटा दे दीजिएगा, कर लीजिए, मिस्टेक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न की ओर कहता क्या है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर होता है ना। यानी कि आपको ऑप्शन जो बी है वो राइट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका अगला प्रश्न कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकाव होता है? सबसे कम झुकाव होता है ना। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो है सबसे कम झुकाव होता है? तो ये जो लाल जो होता है, लाल का सबसे कम झुकाव होता है। क्या होता है बच्चों? लाल का सबसे कम झुकाव होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख के रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है ये आपको बताना है। तो ये जो है आभासी और ये आपका आभासी और सॉरी, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गया है ना। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, है ना। वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा बच्चों? वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी की जगह पे बी लिखा गया। आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का जो रंग नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है। क्या होता है? प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, स्कैटरिंग के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, है ना, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। तो आपको ऑप्शन जो बी है वो राइट होगा। प्रकाश के प्रकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है? तो ये आपका अवतल दर्पण में बनता है। किस में बनता है बच्चों? अवतल दर्पण में बनता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निकट दृष्टि तो कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है।
आपको बताना है कि कौन सा लेंस का उपयोग जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका अवतल लेंस जो है क्या है बच्चों, अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये जो आप गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं, ऑप्शन ए जो है आपका, ये गैल्वेनोमीटर जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, है ना। गैल्वेनोमीटर जो है क्या करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये आपका मैक्सवेल साहब ने किए थे। क्या किए थे, मैक्सवेल साहब ने किए थे, है ना। और ये फ्लेमिंग की अगर बात किया जाए तो ये जो फ्लेमिंग है आपको बच्चों, ये जो फ्लेमिंग आप देख रहे हैं, फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम दिए थे। क्या दिए थे, बाम हस्त का नियम, है ना, बाम हस्त का नियम, बाएं हस्त का नियम दिए थे फ्लेमिंग साहब ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है। आपको बताना कि विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है। जो विभवांतर का ऐसा मात्रा होता है वो आपका वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका कहता है कि किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। किस संयोजन के द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो ये जो आपका श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम के द्वारा जो है, इस श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट कहता है कि चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की जो प्राकृतिक होती है बच्चों वो आपका काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है। आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है ना। 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है। तो ये जो आपका होता है बच्चों, ये होता है आपका 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के। तो यहाँ पे जो आप बच्चों, यहाँ पे 6 आप जो है ऐड कर लीजिएगा, है ना। चलिए पावर में नहीं पढ़ रहा था, तो ये जो है आपका 10 के पावर 6 जूल होगा। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। कहता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को आपको बताना है। तो ये जो आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन लेंस, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ये आपको बताना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ये जो है आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। और आपको बता दे कि ये जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। ये आपको बताना है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो आपका लाल भी है, नीला भी है आपका, है ना। प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है वो आपका लाल भी है, वो आपका नीला भी है, और वो आपका हरा भी है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि नेत्र, कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। आपको बताना है कि नेत्र का कौन सा भाग जो है वो रंगीन होता है। तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो आपका जो है आइरिस होता है। क्या होता है बच्चों, आइरिस होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कहता है कि 1 HP बराबर कितना होता है, कितना वाट होता है। तो 1 HP बराबर जो होता है, HP बराबर जो होता है वो 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना। विशालक शीशा जो है मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो क्या होता है, आपका उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, जब किसी चालक तार से
विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें गतिशील कण क्या होता है? तो जब किसी चालक तार से, जब किसी कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें जो गतिशील पार्टिकल है, गतिशील जो कण है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है ना। यानी कि इसका ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। नेक्स्ट कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? तो एम्पियर घंटा जो है वो आपका आवेश का मात्रक है। किसका है? आवेश का मात्रक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो ये जो आपका जूल प्रति सेकेंड है, ये आपका वाट का मात्रक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। क्या है बच्चों? एम्पियर है। नेक्स्ट कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का जो पचना है वो उपचयन अभिक्रिया है। क्या बच्चों? उपचयन अभिक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कली चूना पर जब जल को डाला जाता है, कली चूना पर जब जल को डाला जाता है तो कैसी अभिक्रिया होती है? तो ये आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है आपका कॉपर है। क्या बच्चों? कॉपर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। तो चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 का हॉल्टो होता है ना। ऑप्शन डी। चलिए कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? आपको बता दें कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला अगर कर रहा है तो उसका जो pH मान होगा 7 से अधिक होगा। क्या होगा बच्चों? 7 से अधिक होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं कि 11 भी है, 10 भी है, तो ये दोनों 7 से अधिक होगा। तो आप टेंशन ना ले बच्चों, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी जो है अवेलेबल है। ऑप्शन डी क्या है? अवेलेबल है। यानी कि ऑप्शन ए भी होगा और क्या होगा? डी भी होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि एल्काइल में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन होते हैं। मतलब एल्काइल में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ये जो है आपका 3 होता है। कितने होता है बच्चों? 3 होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ये ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो है हमें बताना नहीं पड़ेगा, ये C6H12O6 होता है। ये तो आप जानते ही हैं। कहता है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहा जाता है? साबुन क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं बच्चों? साबुन कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि CHO जो है अभिक्रियाशील मूलक किसका है? तो CHO जो अभिक्रियाशील मूलक है वो आपका बच्चों एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड का। अगर एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल के बच्चों जो होता है वो OH होता है। अगर कीटोन की बात करें बच्चों, कीटोन का CO होता है। क्या होता है? CO होता है। अगर ईथर की बात करें बच्चों तो ईथर का O होता है। क्या होता है? O होता है ना। O होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो तत्व की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो बच्चों डिक्रीज होता है, घटता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि तत्वों के उनके आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तत्वों के उनके आधातु गुण के अनुसार जो है बढ़ते क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन बी देख रहे हैं, ये लिथियम है ना, आपका जो है बेरिलियम, और आपका जो है कार्बन, और जो है ऑक्सीजन, और आपका जो है ये फ्लोरीन, ये आपका सही होगा बढ़ते क्रम में। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सिलिकन क्या है? तो सिलिकन बच्चों उपधातु है। क्या है? सिलिकन क्या है? उपधातु है ना। चलिए कहता है कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? आपको बताना है कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है। तो ये जो सोडियम है, सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है टेहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में किया गया है ना। तो टेहरी बांध का जो निर्माण है बच्चों वो आपका उत्तराखंड में टिहरी जिला में किया गया है टेहरी बांध का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? आपको बताना है कि कौन सा धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो ये आपका सोडियम है। क्या बच्चों? सोडियम है। और बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो बच्चों अपमार्जक से जो है आपका सर्फ एक्सल भी बनाया जाएगा, शैम्पू भी बनाया जाएगा, इजी सर्फ भी बनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी ये आपका राइट होगा। अपमार्जक से क्या बनाया जाता है, इनमें से सभी, यानी कि तीनों बनाया जाता है। कहता कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है विद्यार्थी। तो ये सौर सेल जो है, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है, तो ये जो है बच्चा ये आपका अंकुरित बीज है। क्या है, अंकुरित बीज है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, तो ये जो बच्चों उत्सर्जन का है। किसका है, उत्सर्जन का है। किसका है, उत्सर्जन का है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पौधों में जल किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है। तो पौधों में जल जो है वो आपका बच्चों, ये पौधों में जाइलम जो है वो आपका जल के लिए है। क्या है, जल के लिए। अगर फ्लोएम पूछे बच्चों तो फ्लोएम जो होता है वो आपका भोजन के लिए होता है। किसके लिए, भोजन के लिए, यानी कि खाद्य पदार्थों को परिवहन करता है फ्लोएम। चलिए कहता श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन के दौरान जो है बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन। श्वसन के दौरान जो है क्या निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि फलों को पकने को किससे नियंत्रित किया जा सकता है। तो फलों को पकने को जो है ये एथिलीन से नियंत्रित किया जा सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल होती है उसे क्या कहते हैं। तो आपको हम बता दें कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां पे जानकारी हासिल की जाती है उसे बच्चों डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है किस हार्मोन को आपातकाल हार्मोन कहा जाता है। किस हार्मोन को आपातकाल हार्मोन कहा जाता है, तो बच्चों ये जो आपका एड्रीनेलिन हार्मोन है, एड्रीनेलिन हार्मोन को आपातकाल का हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो बच्चों ये जो बचाना आप देख रहे हैं ना, बचाना आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है ना। बचाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कहता मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो मानव में जो गर्भ की अवधि है बच्चों वो 270 दिन होता है। कितना होता है, 270 दिन होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आज का लास्ट प्रश्न कहता है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान जो है कब शुरू हुआ, तो ये गंगा एक्शन प्लान जो है आपका बच्चा 1985 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1985 में, 1985 में गंगा एक्शन प्लान जो है शुरू किया गया था। तो चलिए इसी के साथ जो है आज वीडियो को हम यहाँ पे आज क्लास को समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में अगले प्रश्न लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।